हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके करियर क्लासेस में। और कैसे हैं साथियों? तो साथियों, अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर आपके लिए पढ़ाए थे मनोविज्ञान में, वो कैसे लगे। और अभी हमने साथियों पिछले लेक्चर में जो बाल्यावस्था ख़त्म किया था, और आज हम उसके बाद में उसकी अगली स्टेज जो है मानव विकास की, जो किशोरावस्था है, उसकी बात करेंगे। तो साथियों, किशोरावस्था से अभी हम लोग उभर के आए हैं, जल्दी अभी हम लोगों की भी किशोरावस्था समाप्त हुई है और आज भी हम लोग युवावस्था में हैं। तो साथियों, किशोरावस्था में क्या विशेषताएं होती हैं, क्या किशोरावस्था होती है, और यही अवस्था हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसी अवस्था में सारे अच्छे बुरी चीज़ों की हमको जानकारी होती है। इसी अवस्था में हम लोग सब कुछ सीखते हैं। इसी अवस्था में हम लोग बिगड़ जाते हैं। तो यही अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। तो आइए साथियों, आज हम लोग देखते हैं कि किशोरावस्था क्या है। और साथियों, आप जानते हो कि आजकल का युवा या किशोर सबसे ज़्यादा भटक रहा है, सबसे ज़्यादा परेशान है। वैसे भी इस समय देखो कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव भी हो रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा परेशान हमारा युवा है। तो हमारे युवाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, अपने बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है किशोरावस्था। तो साथियों, किशोरावस्था जो शब्द है, इसको इंग्लिश में हम लोग एडोलसेंस कहते हैं। इसकी जो उम्र मानी गई है 13 से 18-19 वर्ष मानी गई है, ठीक है। और साथियों, ये जो किशोरावस्था शब्द है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द होता है एडोल्सियर। एडोल्सियर उससे लिया गया है। तो एडोल्सियर का साथियों क्या मीनिंग होता है, ये देखते हैं। एडोल्सियर का मीनिंग होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। टू ग्रो टू मैच्योरिटी यानी कि मैच्योरिटी की ओर बढ़ना या परिपक्वता की ओर बढ़ना, ये होता है आपका एडोल्सियर का मीनिंग। परिपक्वता की ओर बढ़ना, एडोल्सियर का मीनिंग। और एडोल्सियर से ही बना है एडोलसेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था, ठीक है। तो ये हो गया आपका किशोरावस्था का मीनिंग कि किशोरावस्था किस शब्द से लिया गया है, एडोलसेंस से लिया गया है। एडोलसेंस कौन सी भाषा का शब्द है? तो एडोलसेंस जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। और फिर एडोलसेंस से अंग्रेजी शब्द बना एडोलेसेंस, जिसका हिंदी में हम कहते हैं किशोरावस्था, ठीक है साथियों। इसको हिंदी में इसका अर्थ जो होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना होता है। तो साथियों, किशोरावस्था का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था, सबसे ज़्यादा इसने अध्ययन किया है किशोरावस्था का। किशोरावस्था के बारे में सबको सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप से जिसने बताया है, उनका नाम है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल हैं, इन्होंने सर्वप्रथम किशोरावस्था का अध्ययन किया था और इसके बारे में सब कुछ बताया था। तो इनकी एक पुस्तक आई थी एडोलेसेंस में इन्होंने किशोरावस्था के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। तो एडोलेसेंस जो पुस्तक है, इसकी ये जो पुस्तक आई थी स्टैनली हॉल जी की, ये पुस्तक बहुत फेमस हुई। किशोरावस्था के बारे में विस्तृत जानकारी उन्होंने दी, इसीलिए स्टैनली हॉल जी को हम लोग किशोर मनोविज्ञान का जनक भी मानते हैं और किशोर मनोविज्ञान के पिता भी इनको कहा गया है, ठीक है। तो इसी पुस्तक में इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया है, उसके बारे में जिक्र किया है। एक सिद्धांत दिया है जिस सिद्धांत का नाम है त्वरित विकास का सिद्धांत। त्वरित विकास का सिद्धांत, त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो वो दिया है स्टैनली हॉल ने। तो इस सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि जो किशोर में विकास होता है या किशोरावस्था में जो विकास होता है, वो अचानक बहुत तेजी से होता है। किशोरावस्था में जो विकास होता है अचानक बहुत तेजी से होता है। ये बात कही थी स्टैनली हॉल ने अपने त्वरित विकास के सिद्धांत में कि अचानक विकास बहुत तेजी से होता है। एक तो किशोरावस्था का सिद्धांत ये है। किशोरावस्था के दो सिद्धांत आए थे, एक आया था त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा आया है आपका क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्रमिक विकास का सिद्धांत ये दिया है आपका थॉर्नडाइक व हिलिंगबर्थ महोदय ने। किसने दिया है? क्रमिक विकास का सिद्धांत थॉर्नडाइक व हिलिंगबर्थ। सवाल आ जाता है कि किशोरावस्था का त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो उसका नाम देंगे हम लोग यहाँ पर स्टैनली हॉल का। और किशोरावस्था का क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे थॉर्नडाइक व हिलिंगबर्थ ने। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है? इसमें इन्होंने कहा है कि जो विकास है वो अचानक ना होकर क्रमबद्ध व धीरे धीरे होता है। यानी कि स्टैनली हॉल की बिल्कुल अपोजिट बात होने गई है। स्टैनली हॉल ने कहा कि विकास अचानक बहुत तेजी से होता है, और इन्होंने कहा है कि जो विकास है वो अचानक ना होकर
क्रमबद्ध तरीके से और धीरे धीरे होता है। क्रमबद्ध तरीके से और धीरे धीरे होता है। ये बात कही है थांडाइक बाय हिलिंगबर्ट महोदय ने। तो ये 2 सिद्धांत हैं जो किशोरावस्था से रिलेटेड हैं। ठीक है, आइए अब साथी हम लोग बात करेंगे कि किशोरावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हम सारे लोग भी किशोरावस्था से गुजरे हैं, किशोरावस्था में रहे हैं, तो हम सब लोग आज अपने ही बारे में समझ लीजिए बातें करेंगे कि किशोरावस्था क्या होती है, किशोरावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं और किशोर बच्चों में क्या क्या गुण देखे जाते हैं। तो वही विशेषताएं, वही गुण, वही कैरेक्टरिस्टिक्स की आज हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं कि क्या क्या विकास इसमें होता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो यही है कि इसमें जो विकास होता है वो चहुमुखी विकास होता है, यानी चारों ओर से इसमें विकास शुरू हो जाता है किशोरावस्था में, कि चहुमुखी विकास होता है। चहुमुखी विकास का मतलब होता है चारों तरह से विकास। वो चहुमुखी विकास क्या है, वो चारों विकास क्या हैं, देख लीजिए। इसमें शारीरिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है, इसमें मानसिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है, इसमें सामाजिक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है और इसमें संवेगात्मक विकास भी बहुत तीव्र गति से होता है। यानी कि ये चारों पक्ष हैं जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक पक्ष, ये चारों पक्ष का इसमें विकास बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से शुरू हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अगला वो पॉइंट आ जाता है इसकी विशेषताओं में, वो ये है कि बुद्धि का अधिकतम विकास। इस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। जो हमारी बुद्धि होती है वो सोचना समझने लगती है कि क्या है अच्छा, क्या है बुरा, कहाँ हमारी भलाई है, कहाँ हमारी बुराई है। और बुद्धि का इसमें किशोर जो होता है अच्छे से अपना विकास कर लेना सीख जाता है। तो इस अवस्था में बुद्धि का जो विकास होता है वो अधिकतम हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। अब अगला है कि इस उम्र की या इस एज की एक सबसे बड़ी खामी कह सकते हैं या सबसे बढ़िया विशेषता कह सकते हैं, क्या है कि पीढ़ियों के अंतर के कारण विचारों में मतभेद, पीढ़ियों के अंतर के कारण विचारों में मतभेद। अब जैसे हम लोग युवा पीढ़ी हैं या हम लोग किशोर हैं, हमारी फैमिली में हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं। अब हमारे मम्मी पापा की पीढ़ी हमसे थोड़ी पुरानी है, उनसे पुराने दादा दादी हैं। अब चूँकि उम्र उनसे हमारी, उनकी हमसे बहुत कम, हमारी उम्र उनसे बहुत कम है, तो जब उनकी उम्र हमसे बहुत ज़्यादा है तो हम दोनों के विचारों में मतभेद रहता है। पिताजी जो बात कहते हैं हमको लगता है वो गलत है, हमें अपनी बात वहाँ पे सही लगती है, यानी हमारे विचारों में मतभेद होता है अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे। अब जब वो मतभेद होता है तो उससे क्या होता है, समायोजन का अभाव हो जाता है। परिवार में समायोजन ठीक से नहीं हो पाता है, विचार नहीं मिल पाते हैं, समायोजन का अभाव होता है, एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, फिर उसमें लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं और फिर क्या हो जाता है, उसमें विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पिताजी कहेंगे नहीं बेटा ये नहीं, ये होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट की उसमें क्या, हम लोग जो होते हैं किशोर होते हैं वो विद्रोह कर बैठते हैं। तो इस उम्र में क्या होता है, विद्रोह की स्थिति भी उत्पन्न होने लगती है। ये इस उम्र की एक विशेषता है। ठीक है, अब अगले आ जाते हैं कि इस उम्र में व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। इस उम्र में व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। ये किसने कहा है, ये चीज़ कही है बैलेंटाइन महोदय ने, ये बात कही है बैलेंटाइन महोदय ने। ध्यान रखना कि बैलेंटाइन ने क्या कहा है कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता। ठीक है, इसको याद थोड़ा सा रखना कि व्यक्तिगत और घनिष्ठ मित्रता, बैलेंटाइन डे पर लोग अपने घनिष्ठ मित्रों को गिफ्ट देते हैं, उनसे मिलते हैं, तो इसलिए याद रखना किसने कहा, बैलेंटाइन ने कहा ये बात कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता इस उम्र में पाई जाती है। अपने हिसाब के अपने दोस्त बनाते हैं व्यक्तिगत, और दोस्ती पक्की करते हैं इसमें घनिष्ठ मित्रता। बाल्यावस्था में आपने पढ़ा था उसमें दोस्ती क्या छोटी मोटी दोस्ती होती है, लड़ाई हो जाना फिर दोस्ती हो जाना। तो बाल्यावस्था की जो मित्रता होती है वो होती है खोखली मित्रता, लेकिन इस उम्र की जो मित्रता होती है वो घनिष्ठ मित्रता होती है। ठीक है साथियों, अब अगले आ जाते हैं। इस उम्र में एक और चीज़ है कि इच्छाओं का अभाव है। इस उम्र में इच्छाएं बहुत आती हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास मर्सिडीज़ होनी चाहिए, मेरे पास बढ़िया बंगला होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए, सब कुछ ऐसो आराम फुल होना चाहिए। लेकिन क्या इस उम्र में किशोर पूरे कर पाता है? नहीं कर पाता है सारी चीज़ें, अपने सारे सपने पूरे, इच्छा तो उसकी बहुत होती है लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती हैं, और ना पूरी होने पर दिवा स्वप्न का शिकार हो जाता है। जो इच्छाएँ देखता है वो सारी इच्छाएँ पूरी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सपने देखते तो सभी हैं लेकिन सपने सबके पूरे नहीं हो पाते हैं। उन सपने देखने के साथ साथ उनके लिए काम करना होता है, उनके लिए मेहनत करनी होती है साथियों, तभी वो सपने पूरे हो सकते हैं। तो जब वो सपने उसके पूरे नहीं हो पाते हैं, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, तो फिर वो दिवा स्वप्न का शिकार हो जाता है। दिवा स्वप्न का मतलब समझते हैं,
क्षणिक शांति, क्षणिक शांति। यानी कोई चीज़ हमको चाहिए तो हम उसके बारे में दिन में लेटे हैं तब भी सोच रहे हैं, रात को लेटे हैं तब भी सोच रहे हैं, खाना खा रहे हैं तब भी सोच रहे हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं तब भी वही चीज़ हमको दिखाई दे रही है। यानी दिवा स्वप्न में हम लोग खोए रहते हैं। तो वो इस स्टेज की एक मुख्य विशेषता है। मान लिया जैसे किसी किशोर के मन में विचार आ रहा है कि उसको शादी करना है और अभी उसकी शादी नहीं हो रही है, तो उसको दिवा स्वप्न में भी दिखेगा कि यार मैं दूल्हा बना बैठा हूँ, मेरी दुल्हन मेरे पास बैठी है और मेरी शादी हो रही है। तो वो होता है दिवा स्वप्न। हालांकि दिवा स्वप्न में उसकी वो चीज़ हकीकत नहीं होती है, लेकिन क्षणिक मात्र भर का उसको एहसास होता है कि हाँ ये चीज़ मुझको मिल गई है, तो वो चीज़ होती है दिवा स्वप्न। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और इसी चीज़ में, इसी उम्र में एक और विशेषता होती है, वो होती है वीर पूजा या नायक पूजा की प्रवृत्ति। वीर पूजा या नायक पूजा की प्रवृत्ति का मतलब होता है कि इस उम्र में बच्चे जो होते हैं या किशोर होते हैं, किशोरियाँ जो होती हैं, वो अपना एक आइडियल चुन लेती हैं और उसकी तरह बनना चाहते हैं। वो आइडियल आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके लिए आपके टीचर या आपके गुरु भी हो सकते हैं, कोई एक्टर या कोई एक्ट्रेस हो सकती है, या कोई महान व्यक्तित्व हो सकता है। जैसे विवेकानंद जी को ले लिया, अब्दुल कलाम जी को ले लिया, भगत सिंह जी हो गए, तो कोई भी हो सकता है इन लोगों में से जो आपका नायक हो सकता है और उसकी तरह आप लोग बनना चाहते हैं। तो वो प्रवृत्ति भी इस उम्र में पाई जाती है। और इसी उम्र की एक विशेषता और है, इस उम्र में जो किशोर होता है वो अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन का मतलब कि हर चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज देने लगता है, उसके बारे में सोचने लगता है अच्छे से, जो चीज़ नहीं भी दिख रही उसके बारे में गहन अध्ययन करने लगता है, गहन सोचने लगता है गहनता से। तो वो अमूर्त चिंतन भी इस उम्र में शुरू हो जाता है। हम लोगों ने बाल्यावस्था में पढ़ा था, वहाँ का बालक जो था वो मूर्त चिंतन करता था, लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था में आ जाएंगे फिर वही बालक अमूर्त चिंतन करने लगेगा। ठीक है, अब इसकी अगली विशेषताओं में आ जाते हैं कि इस उम्र में जो किशोर या किशोरियाँ होती हैं वो आत्मसम्मान को महत्व देने लगते हैं। उनके लिए जो आत्मसम्मान होता है वो बहुत प्यारा होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है बहुत प्यारा होता है और होना भी चाहिए। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होना चाहिए, लेकिन आत्मसम्मान पूरा का जो महत्व ये लोग वो देते हैं, लेकिन उसके लिए आत्मसम्मान पाने के लिए कुछ करना भी तो होगा साथियों। क्या करना होगा? आत्मसम्मान पाने के लिए हमको और आपको पढ़ना होगा और पढ़ना होगा, और पढ़ने के बाद हम लोग की अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा रोज़गार मिलेगा, हम लोग किसी लायक होंगे। तो जब हम लायक होंगे तब कोई हमको आत्मसम्मान मिलेगा। आत्मसम्मान इस तरह का होना चाहिए कि किसी जगह पे हम नहीं हैं तो लोगों को हमारा इंतजार होना चाहिए, किसी जगह पे हम नहीं हैं तो लोगों को हमारी कमी खलनी चाहिए, समझे ना। तो वो आत्मसम्मान होता है। तो इस उम्र में किशोर चाहते हैं कि उनको आत्मसम्मान मिले, तो पहले आप लोग आत्मसम्मान के लायक बन तो जाइए। तो वो भी इस उम्र की एक विशेषता होती है। अब इसी उम्र की एक और विशेषता होती है कि इस उम्र में लोग बच्चे क्या चाहते हैं, किशोर क्या चाहते हैं? मानसिक स्वतंत्रता। बोले इस उम्र में मानसिक स्वतंत्र रहना चाहते हैं कि मेरे को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मेरे माइंड में जो मैं चाहूँ वो मैं पा जाऊँ, और जैसा मैं चाहूँ वो सही हो, और वो जो चाहें वो सही निकले। तो वो इस उम्र में मानसिक स्वतंत्रता भी चाहते हैं। और इसी उम्र में उनके अंदर एक और क्षमता का विकास हो जाता है जो होती है स्वतंत्र सोच या निर्णय क्षमता का विकास। वो खुद से सोचने लगते हैं, खुद निर्णय लेने लगते हैं, खुद डिसीजन लेने लगते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। भले ही वो बाद में धोखा उठा जाए, बाद में गलती उनकी निकले, लेकिन उनकी स्वतंत्र सोच यहाँ पर डेवलप हो जाती है और निर्णय लेने की क्षमता का विकास इस उम्र में किशोरों किशोरियों में होने लगता है। वो समझने लगते हैं कि हाँ मैं हर जगह पे ठीक हूँ, और अपनी स्वतंत्र सोच वो एक यहाँ पर बना लेते हैं और डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी में अगला आ जाता है कि अपराध प्रवृत्ति का विकास। इसी उम्र में बच्चे गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं और अपराध प्रवृत्ति का विकास होने लगता है। वो नहीं जान पाते हैं कि इसमें क्या फ़ायदा होगा आगे चल के, क्या नुकसान होगा, और वो धीरे धीरे अपराध करना सीख जाते हैं। तो इसी उम्र में अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है कि किशोर किशोरी जो हमारे देश का भविष्य बनेंगे आगे चलकर और भविष्य हैं, तो उनमें ही अपराध प्रवृत्ति का विकास हो जाएगा इस उम्र से। तो फिर आगे चल के हमारे देश का भविष्य क्या होगा? तो ये बहुत ही चिंतनीय और बहुत सोचनीय बात है। तो आपके परिवार में भी छोटे भाई बहन होंगे, उनको आप लोग ध्यान रखा करिए कि उनमें भी तो किसी गलत प्रवृत्ति या किसी गलत संगत का तो असर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस उम्र की विशेषता ही होती है। उन विचारों में गलतियाँ नहीं हैं, इस उम्र में ऐसे भाव आते हैं, ऐसे विचार ही आते हैं कि जिसकी वजह से बच्चों के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इस उम्र में अपराध प्रवृत्ति का भी विकास होने लगता है। और इसी उम्र में क्या होता है, विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता आने लगती है।
जो किशोर और किशोरियों के दिमाग में जो विचार आते हैं, जो संवेग आते हैं, उनमें भी परिपक्वता आ जाती है। यानी कि जो उनके विचार मन में आ रहे हैं, जो संवेग आ रहे हैं, वो उनको लगने लगता है कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक। तो विचारों और संवेगों में परिपक्वता आ जाती है। जो हमारे किशोर किशोरियाँ होते हैं, उनके जो विचार होते हैं और जो संवेग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये परिपक्व हो गए हैं और उनमें परिपक्वता आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। और अगला आ जाता है संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से। इस उम्र में जो संवेग होते हैं, उनमें जो परिवर्तन होते हैं, वो बहुत तीव्र गति से होने लगते हैं। अब इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको, ये पॉइंट संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से कैसे होते हैं। मान लिया घर पे मम्मी पापा नहीं हैं और 2 भाई बहन घर पे अकेले हैं। अब उनको किसी बात को लेकर उनमें झगड़ा हो गया, झल्ला रहे हैं एक दूसरे को, मतलब बहुत तरह से, मतलब जैसे जानी दुश्मन हो एक दूसरे से, बहुत तेज लड़ाई, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। अब अचानक गेट पर बेल बजी, यानी कि गेट पर कोई आ गया। अब गेट पर कोई आ गया तो वो क्या करेंगे, गेट पर जाएगा तो उनमें से किसी एक को तो जाना पड़ेगा। वो कहेगी तू जा, वो कहेगी तू जा। तो उनमें से जो भाई होता है, जो वो जाता है गेट पर, गुस्से में तो बहुत है। अब जैसे ही उसने गेट खोला, सामने देखा मेहमान आए हुए हैं और बहुत दूर से मेहमान इन लोगों से मिलने आए हैं। तो पहले तो वो बहुत गुस्से में था एकदम, कि बहुत ही ज़्यादा झल्लाया हुआ था। लेकिन अचानक देखा मेहमानों को, देखा कर अरे नमस्कार नमस्कार, आप आए हैं, आइए आइए आइए। तो एकदम आपने देखा कि उसके संवेग जो गुस्से का था, वो एकदम मुस्कुराहट में, प्यार में बदल गया कि आइए आइए। अब फिर उनको अंदर लेके आएगा, उनको बिठाएगा और पूछेगा हालचाल सब कैसे हैं, हम बढ़िया हैं। अचानक उसका संवेग बदल गया। फिर अंदर किचन में जाएगा, उनके लिए पानी लेने जाएगा। फिर अंदर वही बहन मिली होगी, वो पूछेगी कौन आया है, वो कहेगा तुझे क्या मतलब, खुद देख ले जाके कौन आया है। तो फिर उसको वहीं गुस्सा दिखाएगा। फिर वहाँ से पानी लेगा, पानी लेके बाद जाएगा, फिर कहेगा लीजिए पानी, फिर एकदम मुस्कुराहट के साथ। तो संवेग परिवर्तन जो होते हैं बहुत तीव्र गति से होने लगते हैं। इस उम्र की ये भी एक विशेषता होती है। अब इसी में आ जाते हैं ईश्वर व धर्म में विश्वास और अविश्वास। जो किशोर होते हैं, वो इस उम्र के जो किशोर किशोरियाँ होते हैं, किशोर अवस्था के, वो ईश्वर व धर्म में या तो विश्वास करते हैं या विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि कुछ जगह पे ईश्वर गलत हैं या हमारा धर्म गलत है, तो वो या तो उस पर विश्वास करेंगे या विश्वास ही नहीं करेंगे। तो इस उम्र की ये भी एक विशेषता होती है कि ईश्वर व धर्म में विश्वास या अविश्वास। ठीक है। और इसी उम्र में साथियों समान सेवा व देशभक्ति की भावना भी जागृत होती है। समान सेवा व देशभक्ति की भावना भी जागृत होती है, क्योंकि बच्चों देखते हैं कि समाज में बहुत सारी दिखते हैं देशभक्ति की भावना भी उनमें। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई देशभक्ति फिल्म देख ली या मतलब देशभक्ति कोई मोटिवेशनल चीज़ देख ली, तो एकदम उसको लगता है कि हाँ मैं अपने देश के लिए ये करूँगा। तो देशभक्ति की भावना भी जागृत हो जाती है। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो बच्चों को लगता है, किशोरों को लगता है कि मैं ये प्रॉब्लम दूर करनी चाहिए, ये गलत हो रहा है। बाकी अपनी अपनी सोच की बात है, सारे बच्चों में नहीं होता ये, बाकी तो सोच की बात है कि कौन कितना अच्छा अपने समाज के बारे में और अपने देश के बारे में सोच सकता है। तो वो भी एक किशोरावस्था की एक विशेषता में आता है कि समान सेवा व देशभक्ति की भावना। अब इसी में आ जाते हैं आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। इसी उम्र का ये भी एक विशेषता है कि आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। इसका मतलब थोड़ा आपको समझाता हूँ कि इस उम्र में जो किशोर और किशोरियाँ होते हैं, वो ये समझते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए, लेकिन वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। उनको लगता है कि हम आत्मनिर्भर हैं, खुद सब कुछ कर रहे हैं, खुद सब कुछ कर लेंगे, लेकिन वो निर्भर अपने पेरेंट्स पे ही होते हैं, निर्भर अपने माता पिता से ही होते हैं। कैसे? भाई स्कूल जा रहे हैं, स्कूल की फीस भी मम्मी पापा दे रहे हैं, सारा कुछ खर्चा मम्मी पापा दे रहे हैं, लेकिन वो अपने आप में अलग एक एटीट्यूड में रहते हैं, ये समझते हैं कि हम सब कुछ खुद कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर वो नहीं हैं, लेकिन समझते हैं कि मैं निर्भर हो गया हूँ, लेकिन वास्तविकता में वो माता पिता पे ही निर्भर हैं। तो इस उम्र का एक ये भी करैक्टर है कि आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता। अगला पॉइंट आ जाता है इसमें आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद। इस उम्र में जो किशोर होते हैं वो आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, थोड़ा इसको क्लियर करते हैं कि जो आदर्श वो एक मान लेते हैं, आदर्श का मतलब क्या है, खोखले आदर्श वो मान लेते हैं जो वास्तव में गलत होते हैं या वास्तविकता नहीं होती है, और यथार्थवाद यानी जो वास्तविकता होती है उसमें वो नहीं जीते हैं। ठीक है, अपने ही ख्वाब उन्हें अपने बुन रखे हैं मन में, उन्हीं में जीते हैं, और ख्वाब जो पूरे ना हो ऐसे ख्वाब वो देखते हैं, वास्तविकता में नहीं जीते हैं। सपोज दैट जैसे मान लिया मम्मी पापा ने जो मकान बनाया अपनी मेहनत करके, अब उसमें आप रह रहे हैं, तो क्या कहते हैं आज के बच्चे, यार ये भी कोई मकान है, मकान तो मैं बनाऊंगा। अब उनको नहीं पता कि
इस मकान को बनाने में उनके माता पिता की पूरी पूंजी लग गई, कितनी मेहनत लग गई इस घर को बनाने में, और आप कह रहे हैं ये भी कोई मकान है, मकान तो मैं बनाऊंगा। तो बेटा कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। बना के तो देखिए। अभी आप खुद के तो खर्चे उठा नहीं पा रहे हैं, मकान के आप खाक बनाएंगे, जो मम्मी पापा के लिए आप इस तरह की बातें करते हैं, तो वो होता है खोखले बातें करना, ठीक है। और यथार्थ बात क्या होता है, सच्चाई ये नहीं है लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं। फिर क्या होता है, ख्वाब वो ऐसे देखते हैं बड़े बड़े जो पूरे ना हों। तो बड़े बड़े जब ख्वाब पूरे ना हों, ऐसे ख्वाब देखते हैं, फिर क्या दिक्कत आती है बच्चों के साथ। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, या तो मानसिक रूप से चिप्त हो जाते हैं या फिर आत्महत्या का कदम उठा लेते हैं। आत्महत्या का कदम उठा लेते हैं। आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है। आपका किसी मनोचिकित्सक डॉक्टर से मिलना तो उससे पूछना कि आपके पास कितने मरीज आते हैं, तो वो बताएगा कि 80% जो मरीज आते हैं वो किशोरावस्था के ही आते हैं। तो ये भी हमारे आज बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है हमारे किशोरों में, ठीक है। क्योंकि वो खोखले आदर्श देख लेते हैं, खोखले ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं और वो चीज़ें फिर पूरी नहीं हो पाती, फिर बहुत सारी दिक्कतें पूरी होने लगती हैं। तो ये चीज़ भी हमारे यहाँ की एक विशेषता है किशोरावस्था की। अब अगले आ जाते हैं समवयस्क समूह। इस उम्र में जो किशोर होते हैं वो अपने समवयस्क समूह की भावना उनमें उत्पन्न होने लगती है, यानी कि पीयर ग्रुप्स। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पीयर ग्रुप, समवयस्क समूह को। अब इस समवयस्क समूह में क्या होता है कि जो उसके मित्र होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो लड़का भी हो सकते हैं उसकी उम्र के और लड़कियां भी हो सकती हैं। जैसे आपने बाल्यावस्था में मैंने बताया था कि उसमें समलिंगी समूह बनाने की भावना आती है, यानी कि अपने समान लिंग के ही बच्चों से मित्रता करते थे बच्चे। लड़कियां लड़कियों से करते थे, लड़के लड़कों से करते थे। लेकिन इसमें किशोर और किशोरियां अपने समवयस्क समूह की भावना उनमें उत्पन्न होती, यानी वो आपस में सब हम उम्र के लोग साथ में दोस्ती कर लेते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो इस उम्र में समवयस्क समूह की भी भावना उत्पन्न होने लगती है। और फिर क्या करते हैं वो लोग, मित्र संस्कृति अपनाते हैं। मित्र संस्कृति का मतलब, मान लिया दोस्त हैं ग्रुप में, अपने दोस्त की एक की हेयर स्टाइल उसको पसंद आ गई तो उसने भी वैसे ही बाल कटा लिए। उसका दोस्त मान लिया जीन्स पहनता है, वो पैंट शर्ट पहनता था, तो वो दोस्ती रही। उस दिन बोले यार तू कहाँ ये पहनता है यार, पुरानी ओल्ड स्टाइल है, वो भी जीन्स पहनने लगा, टी शर्ट पहनने लगा, ठीक है। लड़कियों में भी कोई लड़की सूट सलवार पहन रही है, कोई कुछ पहन रही है, तो उसके मतलब कॉलेज में गई, उसने अपने समवयस्क समूह बनाया, एक ग्रुप बनाया, दोस्त बनाए, फिर वो भी उन दोस्तों की तरह चलने लगी। तो ये समवयस्क समूह इस उम्र में बनाने लगते हैं और अपने मित्रों की जो संस्कृति है उसको अपनाने लगते हैं। अब आजकल संस्कृति कैसे अपना रहे हैं बच्चे, आप लोग देख ही रहे हैं। रंग बिरंगे बाल कर लिए, कानों में छल्ले पहन लिए, नाक में छल्ले पहन लिए, ठीक है, और अजीबोगरीब कपड़े पहन लिए, जीन्स कपड़े फटे हुए हैं, शर्ट फटे हुए हैं। तो ये आजकल की तो संस्कृति हो गई, ये कल्चर हो गया, ठीक है। तो इस तरह की संस्कृति बच्चे अपनाते हैं इस उम्र में अक्सर। फिर इसके बाद इस उम्र में जो ये होते हैं किशोर, इस सौंदर्य के उपासक होते हैं, सुंदरता के उपासक होते हैं। एक दूसरे की खूबसूरती पे मर जाते हैं, खूबसूरती पे मर जाते हैं। वास्तविकता सौंदर्य कुछ नहीं होता है, ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन इस उम्र में क्या होता है, सौंदर्य से अट्रैक्शन इनका ज़्यादा होता है, सुंदरता पे ज़्यादा मरते हैं, तो इसलिए इनको सौंदर्य का उपासक कहा गया है। ये भी इसकी एक विशेषता होती है। और इस उम्र की एक विशेषता और होती है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। इसमें जो आकर्षण होगा वो विपरीत लिंग के प्रति होता है। किशोरों का आकर्षण किशोरियों से होता है और किशोरियों का आकर्षण किशोरों से होता है। तो ये भी इस उम्र की एक विशेषता है। अब इसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इस उम्र का जो बालक होता है, इस उम्र के जो किशोर किशोरियां होते हैं, वो समस्यात्मक बालक कहे गए हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं। अब वो समस्या क्या हो सकती हैं, इस उम्र में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं कि बच्चों को लगता है कि मेरे पास जॉब हो, नौकरी हो, तो वो जॉब की समस्या सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, जॉब की समस्या। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है पढ़ाई की समस्या, यानी स्टडी की समस्या, कि कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ाई करें, कैसे अच्छे नंबर लाएं, कैसे सक्सेस हों। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और इस उम्र में मैंने बताया कि समवयस्क समूह बन जाता है, तो इस उम्र में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने लगते हैं। लड़की ने लड़का मित्र बना लिया, लड़के ने लड़की मित्र बना ली, तो इस उम्र में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनने लगते हैं। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए तो भैया उनके खर्चे भी होंगे, भाई गर्लफ्रेंड को मूवी भी दिखानी है, गर्लफ्रेंड को शॉपिंग भी करानी है, गर्लफ्रेंड के लिए घुमाना भी है, तो खर्चे भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं। और जब खर्चे बढ़ जाते हैं तो फिर इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आ जाती है, वित्तीय समस्याएं आ जाती हैं, फिर उसकी वजह से बच्चे को बहुत सारी समस्या करनी पड़ती हैं। तो फिर क्या करता है, वो गलत चीज़ों में पड़ जाता है, मादक पदार्थों का सेवन करने लगता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और जब समस्याओं से नहीं निपट पाते हैं, धोखा मिलते हैं,
लड़का लड़की को धोखा देता है, लड़की लड़के को धोखा देती है, फिर परेशान होते हैं और फिर लास्ट में कुछ नहीं बचता है, सिर्फ और सिर्फ आत्महत्या ही बचती है। आत्महत्या करके फिर क्या करते हैं, मर के चले जाते हैं, माता पिता को अकेला छोड़ जाते हैं। अब क्या गुजरती होगी उनके माता पिता पर, किस वजह से बच्चे चले गए, उनको छोड़कर क्या प्रॉब्लम रही, ये बात माता पिता को तो नहीं पता होती है कि क्या दिक्कत उनके साथ रही, क्या समस्या रही, लेकिन क्या गुजरती होगी उन पर। अभी आपने हाल में सुना था, अभी कुछ वर्ष पिछले वर्ष पहले सुशांत सिंह राजपूत जी चले गए हम सबको छोड़कर। अब क्या दिक्कत रही होगी उनके साथ में, क्या पता। लेकिन वो एक उगता हुआ सूरज था हमारे देश का, एक अच्छा एक्टर था, लेकिन वो भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। तो ये युवाओं में प्रॉब्लम देखी जाती है कि बहुत सारी चीज़ों की समस्या हो जाती है, अब पता नहीं चलता क्या दिक्कत किसके साथ हो जाती है, और लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है। तो मैं इसीलिए सबसे कहना चाहता हूँ, जो हमसे छोटे भाई बहन हैं या आप लोग भी जो मुझको सुन रहे हैं, कि इन चीज़ों में ना फंसें, और फंसें तो इन चीज़ों का भैया इलाज भी रखें अपने पास भी, कि ताकि किसी के साथ इस तरह की कोई भी घटना ना हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि इस उम्र में एक और विशेषता पाई जाती है, काम प्रवृत्ति, सेक्सुअलिटी। सेक्स के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं इस उम्र के बच्चे या इस उम्र के किशोर किशोरियाँ। अब सेक्स भी 3 तरह का होता है, मैं आपको बता दूं। सेक्स एक तो होता है प्रेम जो होता है, काम प्रवृत्ति इसको उस सेक्स से ही नहीं रिलेट कर सकते हैं जो सेक्स आप लोग समझ रहे हैं। इस सेक्स का मतलब हो सकता है कि प्रेम। अब प्रेम कितनी तरह से हो सकता है, प्रेम एक आप खुद से भी कर सकते हैं, आत्म प्रेम भी हो सकता है कि हम खुद से प्रेम कर रहे हैं। दूसरा प्रेम हो सकता है समलिंगीय, जो अपने लिंग के साथी हैं अपने, उनसे भी हम लोग प्रेम कर सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। और तीसरा होता है विषमलिंगीय प्रेम, यानी 3 तरह का प्रेम बताया गया है। ठीक है, अब अगले आ जाते हैं कि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं उनकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि वो अपने माता पिता की बात ना मानकर अपने साथियों की बात ज़्यादा मानते हैं। माता पिता से अधिक हम उम्र को महत्व देना। अब माता पिता को महत्व नहीं दे रहे हैं, माता पिता को अच्छी बात बताना तो उनके समझ में वो नहीं आ रही। जो उनकी साथ के बच्चे हैं, उनकी क्लास के बच्चे हैं, उनकी हम उम्र के बच्चे हैं, उनकी बात उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगती है। तो वही बात क्या होती है, लास्ट में वो लोग धोखा उठा जाते हैं। क्योंकि माता पिता आपके चाहे कितने भी गलत हों, लेकिन कभी भी अपने बच्चों का गलत नहीं चाहेंगे। ध्यान रखना, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग शुभचिंतक हो सकते हैं आपके, एक आपके माता पिता और दूसरे आपके अध्यापक गण, आपके शिक्षक गण। इसके अलावा इस दुनिया में कोई भी आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता। तो ये भी इस उम्र की एक विशेषता है कि माता पिता से अधिक अपने हम उम्र के साथियों को वो लोग महत्व देते हैं। अब आ जाता है इस उम्र की एक विशेषता ये है कि इस उम्र में जो किशोर होते हैं, जो बालक होते हैं, उनकी जो वाणी है उसमें कर्कशता व भारीपन पाया जाता है। इस उम्र के जो बालक हैं उनकी वाणी में कर्कशता और भारीपन पाया जाता है, यानी कि उनकी आवाज़ भारी होती है, थोड़ी क्रूप होती है। लेकिन जो बालिकाएं होती हैं या जो किशोरियां होती हैं, उनकी जो वाणी है उसमें मधुरता व कोमलता पाई जाती है, मधुरता व कोमलता पाई जाती है। इसीलिए लड़कियों से लोग बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में मधुरता व कोमलता पाई जाती है। तो ये भी इस उम्र की एक विशेषता होती है। हालांकि इसका वैज्ञानिक रीज़न है कि लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ क्यों भारी हो जाती है, लेकिन ये इस उम्र की एक विशेषता है। अब इस उम्र में क्या होता है, नेतृत्व का विकास। नेतृत्व का विकास यानी लीडरशिप का विकास। इस उम्र में बच्चों में विकास ये हो जाता है कि वो नेतृत्व करना सीख जाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं लीडर बनूं, मैं अपने ग्रुप का लीडर बनूं और मैं मॉनिटरिंग करूं, मैं सब लोगों को लेके चलूं, मैं सबसे बड़ा बनूं, मैं सबसे मेन रहूं। किसी भी मतलब जगह पे वो नेतृत्व की क्षमता जो होती है उनके अंदर विकसित होने लगती है। तो वो भी इस उम्र की एक विशेषता है। अब इसी में स्व पहचान। इस उम्र में किशोर चाहता है कि मेरी खुद की एक पहचान हो, मेरा खुद का नाम हो, खुद का फेम हो, खुद का सब कुछ हो। तो इस उम्र में एक स्व पहचान की भी बात आ जाती है कि वो इस उम्र की विशेषता है। अब इसी उम्र में आत्मचेतना और आत्मसंप्रत्यय की भावना भी जागने लगती है। इसको थोड़ा क्लियर करूँगा कि आत्मचेतना या आत्मसंप्रत्यय क्या होता है। इसमें जो किशोर होता है या किशोरियाँ जो होती हैं वो अपने बारे में सोचने लगती हैं, अपने बारे में समझने लगती हैं कि मैं जो कर रही हूँ या मैं जो कर रहा हूँ ये क्या वास्तव में सही है या वास्तव में गलत है। तो वो आत्मचेतना का भी इसमें विकास हो जाता है। तो साथियों, ये हैं इस उम्र की कुछ विशेषताएं मुख्य। अब इसके साथ में हम अभी आपको अगले लेक्चर में ये बताएंगे कि इस उम्र को और किस किस नामों से जानते हैं, किसने किस नाम को इसको पुकारा है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ये तो हमारी बात आज हो गई। क्या क्या परिभाषाएं किसने इसको कहा है, किस मनोवैज्ञानिक ने किस नाम से इसको पुकारा है, और किशोरावस्था में क्या समस्याएं होती हैं, उनसे हम लोग कैसे निपट सकते हैं। इन सब चीज़ों की बात मैं अभी आपसे अगले लेक्चर में करूँगा। आपका कैसा लगा ये आपको लेक्चर,
और साथियों तो यही उम्र हमारे जीवन की सबसे ज़रूरी उम्र होती है। तो भैया ध्यान रखना, अपने घर में कोई छोटे भाई बहन हो। अब आप लोग तो खैर समझदार हो गए हैं, मैच्योर हो चुके हैं, आप लोग तो सब टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर बनेंगे तो आप लोग तो समझ सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। लेकिन इन बेचारे किशोर किशोरियों को अभी इतनी समझ नहीं होती है, तो आप लोग की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप इन बच्चों का, किशोर किशोरियों का ध्यान रखेंगे। और कल को आप लोग भी टीचर बनेंगे तो आपके भी पास बच्चे आएंगे, इन तरह के छोटे भी बच्चे होंगे, बालक भी होंगे, किशोर किशोरियाँ भी आएंगी, तो इनको भी आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इनको अच्छा मार्ग दिखाएं, अच्छे से इनको डेवलप करें। ठीक है, तो ठीक है, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।